अक्सर कई लोग कहते हैं कि कानून अंधा है। शायद वो भी किसी ऐसी ही घटना के शिकार हुए होंगे। परिवार हमारा नष्ट हो गया, भाई माँ बाप सब खत्म हो गए। तो हम बताओ क्या करें। अब एक भाई है हमारा छोटा, वो भी मानसिक तनाव में रहने लगा है, शादी नहीं करी उसने। किस तरह कानून की अधूरी जांच और जज के एक तरफा फैसले ने विष्णु तिवारी की ज़िंदगी को ख़राब किया, आगे हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें, तो जो आने वाली सारी वीडियो के लिंक आप तक पहुंच सके। विष्णु तिवारी का जन्म सन 1977 के आसपास उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के मेहरुनी कोतवाली के अंतर्गत आने वाले सविलिया गांव में हुआ। उसके परिवार में उसके माता पिता के साथ उसके 3 छोटे भाई थे। उसके पिता का नाम रामेश्वर प्रसाद तिवारी था। विष्णु कम उम्र में ही पढ़ाई लिखाई को छोड़कर अपने पिता के साथ खेती में हाथ बटाने लगा। उनके पास कुछ ज़मीन अपनी थी और कुछ ज़मीन उन्होंने ठेके पर ले रखी थी। इसके साथ साथ उनके पास कुछ 10 भैंसें थी जिसका दूध बेचकर वह पैसा कमाया करते। विष्णु इन सभी कामों के साथ साथ बनारसी साड़ी की कढ़ाई का काम भी किया करता। कहने का मतलब ये है कि विष्णु और विष्णु का परिवार कमाई करके अपना घर चलाने में सक्षम था। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, पर तब तक जब तक विष्णु तिवारी पर रेप यानी कि बलात्कार का झूठा और जाति सूचक एक्ट के तहत केस दर्ज ना हुआ। ये केस विष्णु के गांव की औरत ने ही विष्णु के खिलाफ दर्ज करवाया था और उसने इसमें यह भी कहा था कि विष्णु ने मुझे जाति सूचक गालियां दी है और मेरे साथ मारपीट भी की है। यह केस हरोनी पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ। विष्णु पर काफ़ी गंभीर आरोप लगे थे, इस कारण पुलिस ने विष्णु को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के समय विष्णु की उम्र केवल 23 साल थी। विष्णु सभी आरोपों से इनकार करता रहा, पर इसके बावजूद भी विष्णु को गिरफ्तार कर लिया गया। विष्णु को स्थानीय अदालत में पेश किया गया। सारा मामला सुनने के बाद जज की ओर से विष्णु को ललितपुर डिस्ट्रिक्ट जेल में भेज दिया जाता है। मामले की जांच चलती रहती है और साल 2003 में फरवरी के महीने ट्रायल कोर्ट ने विष्णु को दोषी करार कर दिया और उसे 10 साल की सज़ा सुना दी और SC/ST एक्ट के तहत उम्र कैद की सज़ा सुना दी। इसके बाद विष्णु को आगरा सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। विष्णु की गिरफ्तारी सन 2016 सितंबर में हुई थी। सज़ा से पहले ही विष्णु को कुल 3 साल जेल में ही हो चुके थे और यहाँ विष्णु का परिवार गांव के लोगों की घृणा का सामना कर रहा था। सब उसके पिता को बलात्कारी का बाप कहकर बुलाने लगे। परिवार पर बहुत ही बड़ा कलंक लग चुका था। लोअर कोर्ट के फैसले के बाद इनके पास हाई कोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील करने का चांस था, पर हाई कोर्ट के वकील को हायर करने के लिए उसके परिवार के पास पैसा ना बचा था, क्योंकि लोअर कोर्ट के वकीलों की फीस देने में ही उनके घर में काफ़ी आर्थिक तंगी आ चुकी थी। इन सब के दौरान उनकी ज़मीन भी बिक चुकी थी। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। आपको सुन के हैरानी होगी कि विष्णु को इतने बड़े समय में किसी भी परिवार के सदस्य से मिलने ना दिया गया। इसके बावजूद भी उसके पिता हर महीने उससे मिलने के लिए जेल के चक्कर लगाते रहते थे। विष्णु ने भी अपने परिवार से मिलने की काफ़ी कोशिश की और ऐसे ही विष्णु के और 10 साल जेल में ही बीते। इन 10 सालों में एक भी बार विष्णु को विष्णु के परिवार के किसी भी सदस्य से मिलने न दिया गया। सन 2014 में उसके पिता की तबीयत खराब होती है और विष्णु के पिता को बीमारियां घेरती हैं और उसके पिता को लकवा मार जाता है। आखिरकार उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। विष्णु इस बात से अनजान रहता है। फिर 6 महीने बाद गांव के किसी एक व्यक्ति ने विष्णु को चिट्ठी भेजी। चिट्ठी में वह अपने पिता की मृत्यु की खबर को पढ़ता है और ये खबर पढ़ने के बाद विष्णु टूट जाता है और इसके बाद विष्णु बेरोल की मांग भी करता है, पर उसकी मांग को ठुकरा दिया जाता है। साल 2014-15 तक विष्णु के परिवार में बहुत सारा बदलाव आ चुका है। विष्णु बाहर की दुनिया से अनजान है। ऐसे ही और 4 साल बीत जाते हैं। साल 2018 में परिवार के एक मेंबर को विष्णु से मिलने दिया जाता है और वो होता है
विष्णु का छोटा भाई महादेव। विष्णु तिवारी अपने भाई से मिलने के लिए काफ़ी खुश होता है, पर भाई से मिलने के बाद विष्णु पर दुखों का पहाड़ गिर जाता है। उसको पता चलता है कि पिता के देहांत के बाद उसकी माँ का भी देहांत हो चुका है और उसके 2 छोटे भाइयों का भी हार्ट अटैक से देहांत हो चुका है। इस सब के बाद विष्णु अपनी ज़िंदगी को कोसता है। ना तो वो अपने माता पिता की अर्थी को कंधा दे सका और ना ही अपने भाई की अर्थी को कंधा दे पाया। अब तक विष्णु को 19 साल से अधिक जेल में ही बीत चुके थे। विष्णु ने 2005 में ही निचली कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी। अब 2019 आ चुका था, पर अब तक विष्णु की अपील वाली फाइल हाई कोर्ट के किसी कबाड़ खाने में पड़ी थी, जिस पर अभी तक किसी की नज़र न पड़ी थी। फिर 2020 में विष्णु पर जेल अधिकारी की नज़र पड़ती है। वो जेल अधिकारी विष्णु के स्वभाव से काफ़ी खुश था। जेल अधिकारी विष्णु के बारे जांच पड़ताल शुरू करता है। उसे पता चलता है कि विष्णु पिछले 20 साल से बलात्कार की सज़ा काट रहा है और विष्णु को अभी तक एक बार भी बेल नहीं मिली थी। जेल अधिकारी विष्णु की फाइल मंगवाता है और उसे पता चलता है कि विष्णु ने 2005 में कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी, मगर अब तक विष्णु की कोई भी सुनवाई नहीं हुई थी। और उसे यह भी पता चलता है कि विष्णु की घर की गरीबी के कारण विष्णु दोबारा अपील नहीं कर पाया। जब जेल अधिकारी विष्णु की पुरानी फाइल से निकालता है तब उसे बहुत सारी खामियां नजर आती हैं। इसके बाद आगरा सेंट्रल जेल अथॉरिटी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी से संपर्क करता है। विष्णु के फाइल और विष्णु के केस के बारे में इन्हें विस्तार से बताता है। अब इस केस में स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी दखल देती है। विष्णु की पुरानी फाइल्स ढूंढकर कार्रवाई शुरू की जाती है। 2020 में निचली अदालत के खिलाफ अपील की पहली सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में होती है। इसके बाद कई दिन मामला हाई कोर्ट में चलता है। इसके दौरान जो खामियां नज़र आती हैं वह हैरानीजनक है। सबसे पहली, कोर्ट ये नोटिस करती है कि सन 2000 में जब महिला ने जिस दिन एफआईआर जाके दर्ज करवाई थी, एफआईआर उस दिन दर्ज नहीं हुई बल्कि उससे 3 दिन बाद दर्ज की गई। शुरू से इस केस में ये कहा गया कि महिला की ओर से ये एफआईआर दर्ज हुई है, परंतु मामले की जांच के दौरान पता चलता है एफआईआर उसके पति और उसके ससुर की ओर से दर्ज की गई थी। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि ना तो कोई गवाह था और ना तो कोई सबूत था। और जब महिला की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई उसमें रेप और मार पिटाई का कोई भी एविडेंस नहीं था। और फाइनली हाई कोर्ट के जज की ओर से विष्णु पर लगे सब आरोपों को फर्जी ठहराया जाता है। विष्णु को अभी तक जेल में 19 साल 3 महीने और 3 दिन बीत चुके थे और वो भी एक फर्जी केस की सज़ा में। और विष्णु को 2021 की 2 मार्च को जेल से रिहा कर दिया जाता है। और जब विष्णु जेल से बाहर आया तो उसकी की गई कुल कमाई सिर्फ 600 रुपये उसकी जेब में थे। और इस सभी के बाद कोई भी मदद विष्णु को सरकार की ओर से नहीं दी गई। वो 23 साल का विष्णु 43 साल का हो चुका था। विष्णु के 20 साल बिना किसी कसूर के जेल में कटे। 43 साल की उम्र में जब विष्णु ने शादी की तब वो औरत भी विष्णु का सब कुछ लूटकर उसके घर से चोरी कर कर भाग गई। जांच के दौरान पता चला कि वो एक लुटेरी औरत थी जो अपनी मां के साथ मिलकर झूठी शादी करती और लोगों को लूट कर भाग जाती। विष्णु को अभी तक कोई भी इंसाफ नहीं मिला है और विष्णु पर जिसने झूठा मुकदमा किया था उन्हें अभी तक कोई भी सज़ा नहीं मिली है। आप राजू श्रीवास्तव को तो जानते ही होंगे। उन्होंने विष्णु की कहानी सुनने के बाद विष्णु की आर्थिक सहायता करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, पर इसके अलावा और किसी ने भी उसकी कोई भी मदद नहीं की। विष्णु की तबाह हुई जिंदगी का कारण कौन है? वो औरत या जज या पुलिस या फिर लॉ एंड ऑर्डर्स? आप इस सारे केस को किस नज़र से देखते हैं? इसका कसूरवार कौन है? कानून, जज या फिर वो महिला? या फिर आज भी कोई विष्णु तिवारी जेल में झूठी सज़ा काट रहा होगा?
अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।